जय श्री महाकाल दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। अरे दोस्तों, अगर आप हौसला तब तक नहीं रखोगे जब तक कुछ संभव नहीं है। अपन पहले इससे पिछले लेक्चर में क्लास 12th में अपन ने सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप देखा था। इसके बाद में आपके आता है, देखो, यौगिक या संयुक्त या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी देखा है आपने। अगर वो नहीं देखा है तो इससे पहले के सभी वीडियो जरूर देखें। आप जो है ऐप भी जो है इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री वाले भाग में सब कुछ अवेलेबल है। आप 12th के वार्षिक परीक्षा का पेपर जो है 2025 का, वो भी 24 का, वो भी अपलोड कर रखा है मैंने, तो आप उसको भी देखें। तो देखते देखे अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि नए नए वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे नहीं तो। जय श्री महाकाल दोस्तों, चलते देखे। देखो, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस प्रकार से आपके जो है, देखो, आप चाहे कोई किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप भाई 12th की बोल दी तो भाई 12th का ही हो जाएगा साहब, ये तो 12th का ही पढ़ा रहा है, ये मास्टर 12th के पढ़ा रहा है, ये भी नहीं है भाई। क्योंकि देखो, ये आप 11 12th जो है आपके आधार भाग। जब आपको आधार याद होगा तो आप बीच में से कुछ भी पढ़ोगे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। यहां बहुत ज्यादा विस्तृत है। आप तो आप इसको जरूर देखें, वीडियो को जरूर देखें, पूरा आनंद लेते हुए देखें। क्लियर है? आनंद लेते हुए देखोगे तो आपके जो है ब्रेन एकदम फ्री रहेगा। ठीक है, ये जो भेजा है, माथा जो है आपका एकदम फ्री रहेगा, अच्छा याद होगा। और डिटेल में जरूर पढ़े, देखे जरूर, एक बार वीडियो जरूर देखे। इस कैसा लगता है, कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें प्यारे दोस्तों। देखते देखे तो देखो किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। आपके संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। स्थापना कब करनी है? जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उस समय अपने को आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। नंबर सेकंड, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, अनंत पर बनेगा। इसको शांत नेत्र की स्थिति भी कहेंगे। शांत नेत्र की स्थिति क्यों कहते हैं? कि जब अपन अनंत पर देखते हैं, तो देखो अनंत पर देखते हैं तो अपने नेत्र क्या होते हैं? एकदम रिलैक्स होते हैं, आराम की स्थिति में होते हैं। इनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता अपने को। लेकिन देखो, अगर अपन पास देखेंगे तो अपने को जितना पास लाएंगे अपने को नेत्र के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, नेत्र की मांसपेशियों के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, और अपना जो नेत्र लेंस है उसको समंजित करना पड़ेगा। इसलिए अनंत पर देखते हैं तो उसको शांत नेत्र की स्थिति कहते हैं। क्लियर है? चलो, और साथ ही उसमें सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई भी पूछी है। देखो, सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई यानी कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी, क्योंकि संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस रहेंगे आपके। एक वस्तु की ओर वाला लेंस जिसको अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस कहेंगे, एक नेत्र की ओर वाला लेंस जिधर से अपन देखेंगे, जिधर से अपन देखेंगे नेत्र की ओर जो लेंस रहेगा उसको नेत्र लेंस या नेत्रिका भी कहेंगे। तो दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी नलिका की उसको लंबाई कहा जाता है। तो चलो देखते देखिए अपन, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछा जाता है। तो चलो अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र देखते हैं। सर्वप्रथम इसका नामांकित चित्र बनाएंगे अपन, नाम सहित जो है अपन इसका जो है चित्र बनाते हैं। संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी का जो है नामांकित चित्र अपन जो है बनाते हैं। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष यहां पर देखो, दोनों लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा रहेगी उसको अपन क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष है आपके, दोनों लेंसों के प्रकाशिक केंद्रों से गुजरेगा ये। तो ये आपके क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। ये मुख्य अक्ष के
मुख्य अक्ष है, और इस पर यह आपके अभिदर्शक लेंस है, यानी कि वस्तु की ओर वाला लेंस है। ये जो लेंस है ये किधर वाला लेंस है, वस्तु की ओर वाला लेंस है। तो इसको नाम दे दिया अपन ने ऑब्जेक्ट लेंस। इसको क्या नाम दिया, ऑब्जेक्ट लेंस। इसके प्रकाशिक केंद्र को और नाम दे दिया। ये कौन सा लेंस हो गया, आपके अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक अभिदृश्यक लेंस या नेत्र लेंस, इसको L0 नाम लिखेंगे अपन, L फॉर लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस। चलो अब यहां पर ये इसका फोकस बिंदु है F, क्योंकि ये अभिदर्शक लेंस का फोकस है तो इसको अपन ने F0 नाम दे दिया। अभिदर्शक लेंस के फोकस को F0 नाम दे दिया। इसके सम्मुख यहां पर एक वस्तु रखी गई मुख्य अक्ष के लंबवत। इस प्रकार से यहां पर एक जो है ये वस्तु रखी गई, ये वस्तु रखी गई है, इसको नाम दे दिया अपन ने AB। ये अभिदर्शक लेंस के सम्मुख एक वस्तु जो रखी गई है वो कौन है, AB वस्तु रखी गई, जिसको अपन जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख रहे हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अपन देख रहे हैं। तो देखो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है लेंस पर। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के देखो समांतर आपतित होती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, और जो प्रकाश किरण आपके प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होगी वो बिना विचलित हुए आपके क्या होगी, सीधी की सीधी चली जाएगी। तो ये आपके क्या हुआ, सीधी की सीधी चली गई। और एक प्रकाश किरण देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई थी, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, ये आपके फोकस से होकर जाएगी। तो ये फोकस से होकर चली गई। देखो दोनों इस जगह मिलती है, तो आपके AB का प्रतिबिंब इस जगह बना आपके, ठीक है, इस जगह बना। AB का जो प्रतिबिंब बना आपके इस जगह बना। A डैश B डैश पर बन गया आपके AB का प्रतिबिंब। एक प्रकाश किरण क्या हुआ आपके, देखो प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित हुई। जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में अपन लेंस पढ़ चुके हैं, जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है बिना विचलित हुए सीधी की सीधी चली जाती है। और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर चली गई। ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिलती है, तो AB का प्रतिबिंब कहां बन गया आपके A डैश B डैश पर। ये इस लेंस के लिए ये वस्तु है, अभिदर्शक लेंस के लिए ये क्या है, वस्तु है। तो यहां से ये वस्तु की दूरी हो जाएगी, और वस्तु की दूरी को U0 से लिखेंगे क्योंकि अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी है, लेकिन इसको ऋण U लिखेंगे क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। तो ये AB है, और इसके लिए ये क्या है आपके देखो प्रतिबिंब है इसके लिए। तो ये आपके प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, इसको अपन V0 लिख देंगे। ये V0 और धनात्मक रहेगा क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मापेंगे। अब यहां पर जो आपके लेंस रहेगा वो नेत्र लेंस रहेगा। आपके यहां पर जो लेंस रहेगा इसको क्या नाम देंगे अपन, नेत्र लेंस। तो यहां पर अब आपके नेत्र लेंस आ जाता है। तो देखो नेत्र लेंस आपके यहां पर, ये आपके नेत्र लेंस हो गया, ये आपके क्या हो गया, नेत्र लेंस हो गया। ठीक है, चाहो तो इसको और अपन पास रख देते हैं। ये आपके क्या हो गया, नेत्र लेंस हो गया। नेत्र लेंस रखा है, नेत्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र को अपन ने E नाम दे दिया, E फॉर आई, नेत्र लेंस। ये अपने नेत्र की ओर होगा तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, नेत्र लेंस। नेत्र की ओर वाला जो लेंस है इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, आपके नेत्र लेंस नाम दे। इससे एक प्रकाश किरण देखो प्रकाशिक केंद्र की दिशा में अगर आपतित होगी तो ये बिना विचलित हुए क्या होगी, सीधी की सीधी जो है आपके चली जाएगी। इस प्रकार से सीधी की सीधी क्या होगी, चली जाएगी। जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है वो बिना विचलित हुए क्या होगी, आपके सीधी की सीधी चली गई। देखो ये सीधी की सीधी जो है आपके चली गई, सीधी की सीधी चली गई। यहां से देखो ये इसके लिए, किसके लिए, नेत्र लेंस के लिए इसका जो प्रतिबिंब बना था वो इस नेत्र लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, नेत्र लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा ये।
तो देखो इस ये एडेस बीडेस नेत्र लेंस के लिए जो है, नेत्र लेंस आपके इसको नाम दिया अपन ने LE, नेत्र लेंस, आई लेंस। और एक प्रकाश किरण क्या हुई आपके जो है, देखो मुख्य अक्ष के जो है क्या होती है, समांतर आपतित होती है। जो प्रकाश किरण आपके जो है मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर आपतित होती है। ये प्रकाश किरण क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई। लेकिन जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या होगी, आपके समांतर आपतित होगी, वो क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी। अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, आपके फोकस से। तो एक प्रकाश किरण क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई। इस प्रकार से ये फोकस से होकर चली गई, ठीक है, ये फोकस से होकर चली गई, यानी कि ये नेत्र लेंस का क्या हो गया, फोकस बिंदु Fe। जितना इधर है उतना ही इधर भी रहेगा आपके फोकस, या आपके नेत्र लेंस का फोकस बिंदु। देखो यहां पर ये अभिदर्शक लेंस है, अभिदर्शक लेंस के सम्मुख वस्तु AB है। तो AB क्या है बोलो, आपकी AB क्या है, अभिदर्शक, अभिदर्शक लेंस के सम्मुख वस्तु है, ठीक है। एडेस बीडेस क्या है, एडेस बीडेस अभिदर्शक लेंस के लिए प्रतिबिंब है, जबकि नेत्र लेंस के लिए वस्तु, ठीक है। एडेस बीडेस क्या है आपके, अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु, अब सॉरी प्रतिबिंब, अभिदर्शक, अभिदर्शक लेंस के लिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो नेत्र लेंस के लिए, नेत्र लेंस LE के लिए, LE के लिए वस्तु का कार्य करता है। इसके लिए क्या कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। तो देखो जैसे ही ये आपके अभिदर्शक लेंस है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई। जो प्रकाश किरण समांतर आपतित होती है, इसके प्रकाशिक केंद्र से F0 से होकर चली गई। और एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, बिना विचलित हुए सीधी चली गई। ये दोनों यहां मिली तो AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बना। और ये इसके लिए, किसके लिए, नेत्र लेंस के लिए, नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। इसका जो प्रतिबिंब है आपके नेत्र लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। तो देखो एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित हुई, बिना विचलित हुए सीधी चली गई। और एक प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई, ये भी बिना, समांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर चली जाती है, तो फोकस से होकर चली गई। इधर तो दोनों की देखो दूरी बढ़ रही है बीच में, तो इधर तो ये नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर अपन यहां से इनको देखते हैं, दोनों प्रकाश किरणों को अगर आप यहां से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इनको पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पर मिलती है, अर्थात यहाँ से आ रही है। अर्थात A डैश B डैश का प्रतिबिंब आपके कहाँ बन जाता है, A डबल डैश B डबल डैश पर बन जाता है। ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब आपके यहाँ पर बन जाता है, A डैश B डैश पर बन जाता है, ठीक है। इसको चाहो तो PQ नाम भी दिया जा सकता है, A डबल डैश और B डबल डैश नाम दिया, ठीक है। क्योंकि इधर जाने पर तो दोनों प्रकाश किरणें दूर जाएगी, लेकिन यहां से देखोगे तो इस प्रकार ऐसा लगेगा कि ये यहां से आ रही है। अर्थात A डैश B डैश का प्रतिबिंब कहां बनता है, A डबल डैश B डबल डैश पर बनेगा। क्यों बना भाई, इधर क्यों बना, क्योंकि देखो वस्तु जब अभिदर्शक लेंस पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है, इस बावले को अपन पढ़ चुके हैं। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, आवर्धित बनता है। तो देखो इधर ही बन गया, ठीक है, इधर ही बना, नीचे की साइड बना, इसमें नीचे था तो नीचे ही बन गया है यहाँ पर।
अर्थात ए डबल डैश बी डबल डैश आपके नेत्र लेंस या नेत्रिका के लिए क्या है, प्रतिबिंब है। अगर आप देखो इसको इधर उधर करोगे, इधर उधर करोगे तो प्रतिबिंब भी इधर उधर होगा। तो इस प्रकार से समंजित करो कि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाए, अर्थात डी पर बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समंजित भी कर सकते हो। तो लेकिन इसके लिए तो ये नेत्र लेंस के लिए तो ये कौन है, ये आपके देखो प्रतिबिंब है। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी को तो अपन यू से लिखते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी को तो वी से लिखते हैं, आई से लिखते हैं अपन, वी से, वी हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और इसके लिए वस्तु है, और वस्तु की दूरी को काय से लिखते हैं अपन, यू से लिखते हैं। तो ये यहां से इसकी जो दूरी होगी ये क्या हो जाएगी आपके, यू ही रहेगी। ई से तात्पर्य नेत्र लेंस के लिए है ये। ठीक है, वी लिखा यानी कि नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यू लिखा यानी कि नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी है, इसके लिए ये वस्तु का कार्य कर रही है। और ए डबल डैश बी डबल डैश इसके लिए ये प्रतिबिंब का कार्य करेगी। तो अपन यहां पर लिख देते, ए डैश भी लिख दिया, ए डबल डैश बी डबल डैश लिख देते। अब ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, ये किसके लिए, नेत्र लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब है। नेत्र लेंस द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब है। अंतिम क्या है आपके, प्रतिबिंब है। नेत्र लेंस के द्वारा बना आपके क्या है, अंतिम प्रतिबिंब है। तो देखो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण की जो निष्पत्ति होती है उसे ही क्या कहते हैं अपन, आवर्धन क्षमता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। तो देखो आवर्धन क्षमता की अगर अपन परिभाषा लिखते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, इसको अपन एम से लिखेंगे। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता का परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, देखो आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता किसकी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो है आपके आवर्धन क्षमता का सूत्र, आवर्धन क्षमता एम का सूत्र, सूत्र लिखेंगे अपन। देखो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी आपके, आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी आपके, इसको अपन काय से लिख रहे हैं, देखो एम से लिख रहे हैं। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या हो जाएगा आपके, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। यहां पर परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, इसको अपन काय से लिखेंगे, बीटा से लिखेंगे, बीटा से लिखेंगे। और देखो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु कहां हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई मानी जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख या नेत्र भी लिख सकते हो, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु को, जबकि वस्तु को, जबकि वस्तु को स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, दूरी पर रखा माने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हो माने। तो देखो आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या हो जाएगी,
आवर्धन क्षमता की परिभाषा सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण की निष्पत्ति को संयुक्त या यौगिक या कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण की निष्पत्ति को, निष्पत्ति यानी कि अनुपात को क्या कहेंगे अपन, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, आप ये लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसको अपन अल्फा लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई जब वस्तु को मानेंगे तो उस स्थिति में नेत्र या आंख पर बना दर्शन कोण इसको अल्फा लेंगे। तो चलो, तो यहां पर आवर्धन क्षमता आपके m बराबर क्या आ जाए, यदि देखो अल्फा बीटा यहां पर बहुत छोटे कोण रहेंगे, यहां पर अपन अल्फा बीटा जो कोण रहेंगे वो बहुत ही क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, अत्यल्प रहेंगे। अत्यल्प रहेंगे तो अल्फा को टेन अल्फा के बराबर और बीटा को टेन बीटा के बराबर मान लेंगे। क्यों मानेंगे, देखो उसका भी एक कारण है वैसे, क्योंकि टेन जीरो का मान जीरो होता है। देखो टेन जीरो का मान, टेन जीरो का क्या हो गया, जीरो, आप जानते हो। और देखो टेन आपके टेन 30 लेते हो तो इसका 1/√3 होता है, और आपके टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। टेन 60 का मान √3 होता है। तो देखो जैसे कोण बढ़ रहा है तो मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो मान भी बढ़ रहा है। लेकिन देखो जीरो है अर्थात बहुत छोटा है, तो यहाँ जीरो, टेन जीरो का मान तो जीरो ही आ गया ना, मतलब जो यहां रखोगे वो यहां रखने में आ जाएगा आपके, यानी कि आप जो यहां रख रहे हो वो भी आप यहां भी तो रख सकते हो, जो यहां रख रहे हो वो यहां रख सकते हो। यानी कि अपन ने यहां बीटा रखा है तो यहां टेन बीटा भी रख सकते हैं। क्लियर है। अगर आप देखो यहां पर आप अगर अल्फा रख रहे हो तो यहां अल्फा रख सकते, अगर आप यहां पर किसको रख रहे हो, बीटा को रख रहे हो, तो यहां पर आप टेन बीटा भी रख सकते हैं। तब जबकि ये अत्यल्प हो, छोटा हो, तब जब छोटा हो तब ऐसा आप कर सकते हो। तो चलो लिख देते, छोटा ही है, बड़ा कहाँ है, यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी छोटा होता है, वो छोटा होता है, तो भाई चित्र भी बहुत छोटे रहेंगे, प्रतिबिंब और वस्तुएं सब छोटी रहेंगी। आपके यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, पास की छोटी वस्तुओं को देखने में काम आती है जो नेत्र से दिखाई नहीं देती है, तो काफी छोटी होती है, तो ये अब अत्यल्प रहेंगे। तो यदि अल्फा बीटा अत्यल्प है तो इसको टेन अल्फा को अल्फा के बराबर और टेन बीटा को टेन बीटा के बराबर मान लेंगे। यदि अल्फा बीटा अत्यल्प है, यदि अल्फा और बीटा, बीटा क्या है, अत्यल्प है, तो अल्फा बराबर क्या मान लेंगे अपन, टेन अल्फा, तथा बीटा के बराबर क्या मान लेंगे अपन, टेन बीटा मान लेंगे। तो इसमें अगर मान रखेंगे तो आपके आवर्धन लाल क्षमता, ठीक है, क्या आ जाएगी आपके टेन बीटा बटे टेन अल्फा हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, टेन बीटा बटे टेन अल्फा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आ गया, टेन बीटा बटे क्या आ गया आपके टेन अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा और बीटा दोनों के मान अपने को रखना है, क्लियर है। टेन बीटा और टेन अल्फा के मान अपन जो है इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 1, इसको नाम दिया अपन ने, देखो समीकरण 1 नाम, इसको नाम दे दी समीकरण 1 नाम दे दी इसको अपन ने, ठीक है। अब टेन बीटा और टेन अल्फा दोनों के मान अपने को जो है इसमें टेन बीटा की जगह टेन बीटा का मान, टेन अल्फा की जगह अपन क्या करेंगे, टेन अल्फा का मान रखेंगे। तो चलो देखो, देखिए चित्र से अपन जो है दोनों के मान रखेंगे यहां पर, ठीक है, टेन अल्फा और टेन बीटा के मान। देखो इस चित्र में अगर अपन देखें तो देखो यहां पर ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है, दोनों एक्स के आकार के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला कोण अगर अल्फा है तो ये भी कोण क्या होगा, अल्फा, क्योंकि ये दोनों एक्स के आकार के कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एक्स के आकार के क्रॉस वाले जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, तो ये अल्फा रहेगा। और देखो ये क्या हो गया, देखो नेत्र आपके बहुत ही पास होता है, तो नेत्र पर अंतिम प्रतिबिंब वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, नेत्र पर वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण हो जाएगा।
क्योंकि नेत्र काफी पास होता है। और यहां पर देखो ये अंतिम प्रतिबिंब है, तो देखो यहां भी ये कोण भी तो आपके एक्स के आकार का, देखो अगर ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके बीटा। तो ये आपके देखो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण है। यानी कि आप अब अपन ने एक तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं और एक ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, दोनों त्रिभुजों में अपन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। देखिए दोनों में एक तो त्रिभुज ले लिया अपन ने, कौन सा लिया, ए बी ओ, वह त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ई में। चलो मैं डबल दिखा देता हूं आपको। देखो दोनों त्रिभुज, एक तो कौन सा लिया, ए बी ओ, और एक आपके ए डबल डैश बी डबल डैश ई में। इन दोनों में टेन अल्फा और टेन बीटा की बात करता हूं। लेकिन देखो टेन अल्फा क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे क्या हो जाएगा आपके ओ बी, ए बी बटे ओ बी हो जाएगा। तो यहां पर अगर अपन देखो मान रखते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा आपके, एक तो आ जाएगा आपके देखो टेन अल्फा और एक आ जाएगा आपके टेन बीटा। टेन अल्फा देखो ये हो जाएगा आपके ए डैश, टेन अल्फा का जो मान रहेगा आपके, देखो टेन अल्फा ए बी बटे क्या आ रहा है, क्या आपके देखो टेन अल्फा, अल्फा क्या आ रहा है, ए बी बटे क्या हो जाएगा ओ बी, ए बी बटे ओ बी। और देखो अपन ने परिभाषा में क्या लिखा, जब वह अंतिम प्रतिबिंब को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ माने, और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी को क्या लेते हैं अपन, डी से लेंगे, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, डी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन ने परिभाषा में अपन ने स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा माने, न्यूनतम दूरी पर होनी चाहिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। तो उस स्थिति में तो इसको अपन क्या लिखेंगे, डी से। तो देखो टेन होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो क्या हो जाएगा ए बी और आधार आपके क्या हो जाएगा डी। कैसे हो जाएगा साहब, सर आप हमें बताओ कैसे हो जाएगा। तो देखो इसमें देखो आप देखो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो 90 के सामने कर्ण कोण के सामने का लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, लंब तो ए बी हो गया और आधार ओ बी, और ओ बी को अपन क्या कर रहे हैं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ मान रहे, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ मानेंगे अर्थात डी पर रखा हुआ माना, तो अपन डी लिख देंगे इसकी जगह, डी लिख दिया अपन ने यहाँ पर। चलो ठीक है, ए बी बटे क्या हो गया आपके ओ बी, ओ बी का मान अपन ने डी लिख दिया। फिर आता है देखो टेन आपके क्या आ जाता है, फिर आ जाता है आपके देखो टेन बीटा आ जाता है। और टेन बीटा की अगर अपन बात करते हैं, टेन बीटा देखो, टेन बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ये भी क्या रहेगा डी। क्यों डी क्यों रहेगा, इसको भी देखो आप, यहां देखो आप, अब ये वाला त्रिभुज एक कौन सा लिया, ए डबल डैश बी डबल डैश ई लिया, इसको लिया अपन। तो इसमें देखो ये बीटा है, तो इसके सामने का लंब और वस्तु की दूरी ये क्या हो जाएगी आधार, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे क्या आ जाए ई बी डबल डैश आएगा, ई बी डबल डैश। लेकिन अपन ने क्या कहा था, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है अर्थात ये भी कहां बनेगा आपके डी पर बनेगा, तो इसकी जगह भी अपन क्या लिख दें डी। तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे क्या आ जाएगा आपके डी। तो इसके लिए भी आपके मान क्या रहेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर ये दोनों जो मान है अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो समीकरण 1 में रखो साहब, क्या है देखो समीकरण 1 देखो आप, ये आपके देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 टेन बीटा बटे टेन अल्फा, ठीक है, टेन बीटा ऊपर है टेन अल्फा नीचे, यानी टेन बीटा का मान ऊपर रखना है, टेन अल्फा का मान नीचे रखना है। तो चलो रखो, देखो यहां पर रख दिया, ठीक है, ऊपर टेन बीटा का मान, टेन बीटा का मान तो ये आया था आपके ए डबल डैश बी डबल डैश बटे क्या आ रहा डी, बटे में टेन अल्फा का था, टेन अल्फा का था ए बी बटे क्या आ रहा है डी।
तो देखो दोनों में डी से डी कट जाएगा, तो आपकी क्या आया देखो ए डबल डेस बी डबल डेस बटे क्या आ रहा है ए बी, यहां पर ये आया आपके। लेकिन देखो अगर मैं इसको क्या करता हूं, ये ए डबल डेस बी डबल डेस ऐसे लिख दिया और क्रॉस लगाया और ये ए बी यहां लिख दिया, देखो बटे वाला ए बी। और मैंने क्या किया सर, क्या किया बताओ ना, मैंने क्या किया ए डेस बी डेस से गुणा भी कर दिया और भोग भी लगा दिया, क्योंकि देखो इससे ये कट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो अब ए डबल डेस बी डबल डेस बटे ए बी, ए डेस बी डेस, और एक क्या आ रहा है देखो ए डेस बी डेस बटे क्या आ रहा है ए बी। लेकिन देखो ये अंतिम प्रतिबिंब है, और अंतिम प्रतिबिंब है और ए डेस बी डेस इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो ये क्या है देखो वस्तु की लंबाई और ये प्रतिबिंब की लंबाई दोनों का अनुपात है, तो ये तो नेत्र लेंस की क्या हो जाएगी आपकी आवर्धन क्षमता, ये किसकी नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता हो जाएगी। और ये देखो आपके ये तो वस्तु है, ये आपके क्या है वस्तु है अभिदर्शक लेंस के लिए, और ये अभिदर्शक लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब है। चलो एक बार सर आप हवा हवा में बातें मत करो, बता भी दो, चलो देख लो साहब मेरे लाडलो, देखो आप भी देखो इधर, ये देखो इसके इस अभिदर्शक लेंस के लिए ये क्या है प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, इसके लिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, और इसके लिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। लेकिन देखो आवर्धन क्षमता होती ही अपन पहले देख चुके लेंस में, अगर मुख्य अक्ष के लंबवत अगर वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई मापी जाए, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है आपके रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन हो जाएगा। तो एक तो नेत्र लेंस से है और आपके एक अभिदर्शक लेंस है, तो एक नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता हो जाएगी और एक आपके अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता हो जाएगी। तो दोनों जगह अपन जो है यहाँ पर क्या करते हैं मान रख देते हैं, दोनों जगह जो है अपन ने क्या किया मान रख दिया, चलो दोनों जगह अपन ने क्या किया मान रख दिया यहाँ पर। तो चाहो तो इसको अपन ने नाम दे दिया किसको, इसको ये पहले लेंस के लिए इसको अपन ने M1 नाम दे दिया, ये दूसरे लेंस के लिए इसको M2 नाम दे दिया। तो ये किसकी हो गई नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता, नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता, और ये हो गए आपके अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता ठीक है, तो देखो इसकी जगह तो क्या लिख देंगे देखो अपन M2 लिख देंगे और इसकी जगह M1, M2 इधर आएगा M1 इधर आएगा, चाहो तो M1 को इधर M2 को इधर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो M बराबर क्या आ रहा है देखो M1 प्लस M2। सर आप शोर आप चीटिंग कर रहे हो, ये इधर उधर भाई किसको किधर लिख दिया अपन ने, 1 वाले को पहले लिख दिया 2 वाले को बाद में लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है यार दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो M1 और M2 का मान जैसे ही अपन यहाँ रखेंगे आपके क्या आ जाएगा देखो आंसर आ जाएगा। तो चलो अब M1 और M2 के मान जो है, M1 और M2 के मान इनके मान अपने को यहाँ पर रखना है, बहुत ही सिंपल है। चलो देखो दोनों को देखते हैं अब अपन, इनके मान ही आपके जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, आपके इनके जो मान रहेंगे वही क्या रहेंगे महत्वपूर्ण रहेंगे। M1 और M2 के मान अपने को जो है इसमें जो है रखना है, दोनों दो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें जो है त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो त्रिभुज ले लेते हैं दोनों। देखो यहाँ पर अपन इसको देखते हैं, देखो पहले में आ रहा है आपके ए डेस बी डेस बटे ए बी, तो ये तो इस त्रिभुज में आ गया, देखो ए डेस बी डेस ओ में ए डेस बी डेस बटे ए बी आ रहा है, M1 का मान तो ये आ रहा, तो ये इस त्रिभुज में आ रहा देखो, क्योंकि अपन अभिदर्शक लेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ए डेस बी डेस ओ आ रहा है और एक त्रिभुज आ रहा है ए बी ओ, इस त्रिभुज में आ रहा है, दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं।
तो इन दोनों त्रिभुजों में ले रहे हैं। एक तो त्रिभुज लिख दिया देखो अपन ने, कौन सा लिया, ए डैश बी डैश ओ, व त्रिभुज ए बी ओ में। ठीक है, देखो कोई दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है आपस में तो वो समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपात में होती है। मतलब एक वस्तु की लंबाई में अपन ने प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई का भाग लगाया, तो फिर प्रतिबिंब की दूरी में वस्तु की दूरी का भाग लगाएंगे। कैसे, चलो ये भी अपन हवा हवा में बात नहीं करते हैं। देखो यहां पर देखो, चित्र में देखो आप, ये चित्र में अगर यहां पर मैं प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई का भाग लगा रहे हैं, सर ये रेखीय आवर्धन है इस लेंस का। हाँ साहब, रेखीय आवर्धन है, तो भाई रेखीय आवर्धन का मान ही तो रखना है अपने को। तो जब इसका मान रखना है तो ये किसकी लंबाई है, देखो प्रतिबिंब की लंबाई, ये किसकी लंबाई है, वस्तु की लंबाई। जब प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई का भाग लगाऊंगा, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि अगर वस्तु लंबत खड़ी है तो प्रतिबिंब भी लंबत बनेगा, तो ये कोण 90 का रहेगा। और ये देखो दोनों में अल्फा आ रहा है एक्स के आकार का, दोनों कोण बराबर है। दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हो तो वे समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपात में होती है, समानुपातिक होती है। तो इनका अनुपात कर लेंगे, तो देखो ए डैश बी डैश में किसका, ए बी का भाग लग जाएगा आपके, ए डैश बी डैश में इसका भाग लग रहा है, बोलो ए बी का। और ये पहले लेंस की आवर्धन क्षमता है। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो यहां आ जाएगा आपके देखो प्रतिबिंब की दूरी बटे क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, ये प्रतिबिंब की दूरी बटे क्या हो जाएगी, आपके वस्तु की दूरी। देखो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। कैसे, देखो आपको रमेश दादा दिखाता है। देखो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, देखो प्रकाशिक केंद्र से बी डैश की दूरी यानी कि ओ बी डैश, और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी यानी कि ओ बी हो गई। क्लियर है, चलो वैसे ही देखो अगर एक ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को लेते हो, क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता को अपन ने m2 लिखा है, अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बटे ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी डैश आ रहा है, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब दो की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का अनुपात आ गया। तो ये नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता है, इसको अपन ने m2 लिखा है, तो m2 लिख देंगे अपन यहाँ पर, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश आ जाएगा आपके। m2 बराबर क्या आएगा, देखो आपके m2 बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बटे क्या आ रहा है, ई बी डबल डैश, ये आ जाएगा आपके ई बी डबल डैश, नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया अपन ने। ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे क्या आ रहा है, देखो ए डैश बी डैश आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखो इधर। ठीक है, देखो ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश। और ये इसको m2 नाम भी दे चुके हैं, आपको याद होगा, दे चुके इसको भी दे चुके हैं अपन नाम, ये देखो m2। ठीक है, ये m2 ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश, इसको m2 नाम दे चुके हैं, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, बोलो m2 लिख देंगे। ये m2 लिख दिया, तो देखो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की दूरी बटे किसकी दूरी हो जाएगी, बोलो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे क्या हो जाएगी आपके वस्तु की, और प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी दिखाओ सर, सौर प्रतिबिंब की दूरी, ये देखो प्रतिबिंब की दूरी ई बी डबल डैश, ये वस्तु है, वह इसके लिए वस्तु का कार्य करे, वस्तु की दूरी यानी कि ई बी डैश हो गई, जिसको अपन ने m2 लिखा है। चलो तो अब इनके अपन जो मान जो है समीकरण जो है, चलो समीकरण में रख देते हैं दोनों मान जो है। ठीक है, ये जो आपके समीकरण दो है, इसको नाम दे दो, चाहे इसको नाम दे दो, दो ही दोनों समीकरण दो है। समीकरण दो में इसकी जगह वो मान रखूंगा, इसकी जगह भी मान रख देता हूं। तो समीकरण एक में मान रखने पर देखो, समीकरण दो में सॉरी, समीकरण दो में मान रखने पर
भाई समीकरण 2 में मान रखेंगे, चाहे तो M1 की जगह ये लिख दो, चाहे इसकी जगह ये लिखो, एक ही बात है। M2 की जगह ये लिखो और इसकी जगह ये लिखो, तो भी बात एक ही है, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर। ठीक है, दादा के बराबर दादा, तो वो भी दादा हो गया, दोनों बराबर दादा। चलो तो मान रख देते हैं, तो M बराबर आ जाएगा, देखो आपके पहले M1 का मान रखोगे तो ये लिख सकते हो। ठीक है, M1 पहले लिख दिया था अपन ने, ए ओ बी डैश बटे ओ बी इंटू क्या आ रहा है आपके ई बी डबल डैश बटे ई बी डैश। ठीक है, ये दोनों के मान रख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश बटे ए बी, इन दोनों के मान, एक को M1 नाम दिया है, इसको M2, इसको M1 नाम दिया था, इसको इधर लिख दिया था मैंने, इसको इधर लिख दिया था। चलो देखते देखे आगे, ये आ गया आपके मान। अब देखो इनके मान रख देते हैं, इन तीनों के जो है अपन जो है क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो देखो आपके OB डैश, देखो क्या आपके OB डैश, ये OB डैश जो है आपके कौन है, प्रतिबिंब है। ओ अभिदर्शक लेंस के लिए ये क्या है आपके प्रतिबिंब है, OB डैश। ये देखो O से B डैश, इसके लिए ये क्या है, प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब है, जिसको क्या लिख रखा है प्लस V0, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी अपन धनात्मक लेते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपके, देखो प्लस V0। और OB इसके लिए क्या है, देखो वस्तु है आपके, OB इसके लिए क्या है आपके वस्तु है, तो आपके जब OB वस्तु है तो अपन वस्तु की दूरी को लिखेंगे U0 लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपके, देखो इसके लिए ये वस्तु है और वस्तु की दूरी को क्या लिखेंगे, बोलो माइनस U0। ठीक है, माइनस डी भी लिख सकते हो, माइनस U0 भी लिखते हैं, लेकिन कब माइनस डी कब लेंगे, जब इसको स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ मानेंगे तब। सामान्यतः उसको माइनस U0 लिखेंगे, क्योंकि अपन यहां से इधर मापते हुए आएंगे और किरण इधर जा रही, उल्टी दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, बोलो माइनस डी लिख देंगे। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके माइनस डी इंटू, देखो ई बी डबल डैश, इसके लिए ई बी डबल डैश अंतिम प्रतिबिंब है। ठीक है, इसके लिए ये क्या है आपके, देखो अंतिम प्रतिबिंब है। ठीक है, इसके लिए OB डैश जो इसके लिए क्या थी, ये वस्तु थी। देखो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी रहेगी तब अपन डी लेंगे इसको, अन्यथा अपन क्या लेंगे U0, है ना। इसको U0 अपन ने U0 बोला था, OB का मान अपन ने U0 ही बोला था। ठीक है, देखो ये आपके क्या है U0, माइनस U0 आ गया। ठीक है, माइनस U0 लिख दिया, क्रॉस देखो EB डबल डैश, EB डबल डैश जो है ये अंतिम प्रतिबिंब है। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आपकी क्या है, सॉरी अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, नेत्र लेंस से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, जिसको EB डबल डैश लिखा, और जब इसको आप स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मान रहे हो तो माइनस डी लिख देंगे, नहीं तो माइनस UE भी लिख सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी आप यहां पर जो है मान रख सकते हो। ठीक है, EB डबल डैश आ रहा है आपके यहां पर, देखो ये तो अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है, ये किसकी दूरी है, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है, और अंतिम EB डबल डैश, देखो ये आपके अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको क्या माना अपन ने माइनस V लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस V लिखेंगे, माइनस V लिखो, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखेंगे, बोलो माइनस V। और ये अगर मैंने कहा था कि अगर इसको इधर उधर खिसकाते तो ये भी इधर उधर खिसकता है, और अगर ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ हो तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, माइनस डी लिख देंगे। तो चलो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, माइनस डी।
इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके माइनस डी। ठीक है, क्या आ जाएगा इसकी जगह आपके माइनस डी आ जाएगा। ये माइनस डी लिख दिया, बट हमें देखो ईबी डैश इसके लिए जो है वस्तु है। ठीक है, नेत्र लेंस के लिए ये क्या है आपके वस्तु है। नेत्र लेंस के लिए ईबी डैश वस्तु है और वस्तु की दूरी को क्या लिखा माइनस यू लिख रखा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके माइनस यू हो गया। यानी कि देखो आपके माइनस से माइनस कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा देखो आपके प्लस हो जाएगा। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस बच जाएगा, यानी कि आवर्धन लाल कहो कि आप गोवर्धन लाल कहो, V0/U0 माइनस यहाँ लगा दिया अपन ने इंटू डी बटे क्या आ गया UE। इस माइनस से ये माइनस कट गया, ये आपके आवर्धन समता का सूत्र आया। देखो इसको नाम दे दी अपन ने समीकरण। ठीक है, कोई भी गलती ना करते हुए अपन ने इसको बड़ी सतर्कता से समीकरण नाम दी 3। चलो देखो, अब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन समता के लिए जो है अपन क्या देखेंगे, देखो सूत्र देखेंगे। ठीक है, पहला नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है बोलो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है जब। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं अपन वहीं पर, अच्छा रहेगा अपने, है ना। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं नंबर फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। भाई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो सूत्र 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F से इस सूत्र को प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, इस सूत्र को प्रयोग कर रहे हैं कब बोलो अंतिम प्रतिबिंब तो देखो नेत्र लेंस के द्वारा बन रहा है, तो इसको अपन नेत्र लेंस के लिए प्रयोग करेंगे। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें, नेत्र लेंस के लिए, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है देखो आपके अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है वो नेत्र लेंस के द्वारा ही बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा। ठीक है, यह आपके अंतिम प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब बात हो रही है, और ये अंतिम प्रतिबिंब A"B" बन रहा है, नेत्रिका के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए नेत्रिका के लिए नेत्र लेंस के लिए वस्तु कार्य कर रही थी और ये प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है। तो इस स्थिति में अपन जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, देखिए दोनों सबके मान रख देते हैं। चलो अपन यहां पर इसमें देखो जब अंतिम प्रतिबिंब क्या कहां बन रहा है बोलो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, अर्थात यहां पर तो क्या लिखेंगे अपन डी लिख देंगे। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो इसकी जगह तो अपन ने क्या लिख दिया डी। लेकिन देखो यहां पर ऋण डी लिखेंगे, अगर क्यों, क्योंकि देखो अपन इधर माप रहे हैं, इसमें मापा किधर बोलो अपन ने इधर, यहां पर क्या ले लेंगे बोलो माइनस डी ले लिया अपन ने। चलो माइनस डी ले लिया, वो बीच वाला माइनस यहां लगा दिया, ये तो फार्मूले का माइनस, और यू देखो आपके कौन है वस्तु की दूरी, और वस्तु जो है आपके देखो यहां पर ये वस्तु है, इसके लिए नेत्र लेंस के लिए ये वस्तु है और वस्तु की दूरी को माइनस यू लिख देंगे, तो अपन क्या आ जाएगा देखो यहां पर माइनस यू आ। ठीक है, और ये आपके कौन से नेत्र लेंस की फोकस दूरी, इसको एफ ही लिख देंगे, और है तो उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक लिया जाता है तो प्लस एफ ही लिख दिया। ई फॉर आई नेत्र की फोकस दूरी है, फोकस लेंथ है, तो इसको एफ ही लिख दिया। चलो अब मैंने क्या किया, इसमें डी से गुणा किया, तो देखो यहां डी से गुणा करूंगा, डी से डी कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां भी डी से गुणा करूंगा तो डी ऊपर आ जाएगा और यू ही नीचे आ जाएगा।
और यहाँ भी डी से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, डी बटे एफ ही आ जाएगा। डी बटे क्या आया आपके, देखो एफ ही आया। और यहाँ देखो डी से डी कटा था, वन बचा था, -1 क्योंकि ये माइनस था यहाँ पर, तो ये -1 इधर आएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो डी बाई यू की जगह क्या आ जाएगा, डी बाई एफ ही +1 लिख देंगे अपन। चाहो तो देखो आप लघुत्तम अगर लोगे तो इसका गुणा इधर भी हो जाएगा, तो डी प्लस एफ ही बटे एफ ही भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। दोनों में से जो भी आपको उचित लगे आप जो है लिख सकते हो, कोई भी झंझट नहीं है। ठीक है, पेट में गड़बड़ वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा मानना है ऐसा। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि आपके पेट में गड़गड़ के बड़बड़ कुछ भी नहीं होगा। चलो तो अपन समीकरण अब जो है देखो 3 में मान रख देते हैं। ये आवर्धन समता के देखो डी बाई यू की जगह डी बाई यू का मान अपन ने क्या निकाला है वो मान रख देते हैं। ये -v0 बटे u0 को अपन ने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, और ये मान रख देते हैं उसमें। तो समीकरण 3 से m बराबर क्या आ जाएगा, देखो -v0 बटे u0 तो ऐसे आ जाएगा। देखो आपके ये अपन ने समीकरण 3 में मान रखेंगे तो -v0 बटे u0 तो ऐसे आ जाएगा, और डी बाई यू का मान रख देंगे। -v0 बटे u0 तो अपन ने ऐसे ही लिया, -v0 बटे u0 तो ऐसे लिख दिया। और देखो डी बाई यू का मान ये लिख दिया, चाहे इसको पहले लिख दो इसको पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस डी बाई क्या हो जाएगा आपके एफ ई, क्या आ जाएगा आपके। जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो उस स्थिति में आपके क्या आ गई है, आवर्धन क्षमता आ गई। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, देखो अंतिम प्रतिबिंब यहां पर ये ऋणात्मक चिन्ह आया, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब जो बना वस्तु के सापेक्ष क्या बना, उल्टा बना। सर दिखाओ ना आप, हाँ भाई देख लो भाई, आप भी देख लो। देखो ये आपके वस्तु और ये देखो अंतिम प्रतिबिंब, इसका सिर ऊपर इसका सिर नीचे है। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता। तो चलो ऋण चिन्ह की बात भी लिख लेते हैं साहब। ऋण चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या बना, उल्टा। यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है या उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, अब देखो सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो नलिका की लंबाई। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी नलिका की जो लंबाई है इसको अपन एल लिख रहे हैं। तो ये सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई कितनी होगी, ये अपने को लिखना है। सूक्ष्मदर्शी जो नलिका की लंबाई है वो कितनी होगी भाई, सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई। चलो सूक्ष्मदर्शी को देखेंगे तो उसकी नलिका की लंबाई पता चल जाएगी। देखो सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई क्या होती है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को ही सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई कहते हैं। अभिदर्शक लेंस और नेत्र लेंस दोनों के बीच की दूरी को ही भाई, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस स्थिति में बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यानी कि अभिदर्शक लेंस और नेत्र लेंस दोनों लेंसों के बीच की दूरी। लेकिन देखो इसके लिए तो ये क्या है आपके, देखो इसके लिए ये आपके वस्तु प्रतिबिंब है,
इसके लिए प्रतिबिंब एवं प्रतिबिंब की दूरी को v0 लिखेंगे। चूंकि अपन दोनों के बीच की दूरी माप रहे हैं यहाँ पर, तो ऋणात्मक धनात्मक चिन्ह का इस सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी मापना है ना, या चिन्ह परिपाटी थोड़ी बताना हमने को। तो यहां पर क्या होगा आपके, इसके लिए ये कौन है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी v0, और इस नेत्र लेंस के लिए वस्तु है, तो ये क्या है, इसके लिए ue, तो v0 प्लस ue हो जाएगी आपके। क्लियर है प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगी आपके v0 प्लस ue। ठीक है, आप चाहो मीटर में लिख सकते हो, सेंटीमीटर में लिख सकते हो, या आपके क्या होगी सूक्ष्मदर्शी नलिका की। अब यहां पर देखो शांत नेत्र की स्थिति में ये आपके पहला नंबर था। अब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपके, देखो शांत नेत्र की स्थिति में, या जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, पर बनता है, अर्थात शांत नेत्र की स्थिति में, शांत नेत्र की स्थिति में, ठीक है, शांत नेत्र की स्थिति में, क्योंकि मैंने अभी समझाया था आपको, क्योंकि जब अनंत पर देखते हैं तो उस स्थिति में अपने को नेत्र पर कोई दबाव नहीं डालना पड़ता। जवाब क्या है ना, कोई दबाव नहीं डालना पड़ता है, मांसपेशियों को के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना पड़ता। क्यों? क्योंकि अब लेंस को समंजित ही नहीं करना पड़ता है, वो रिलैक्सेशन में होता है। ठीक है, शांत स्थिति में होता है। अनंत पर जब भी अपन देखेंगे तो नेत्र के ऊपर आप भी देख सकते हो। ठीक है, अनंत पर देखो बहुत अधिक दूरी, अत्यधिक दूरी पर देखेंगे तो नेत्र की मांसपेशियों पर कोई दबाव डालने की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो उस स्थिति को कहेंगे अपन शांत नेत्र की स्थिति। चलो यहाँ पर क्या होता है, देखो अपन ने अभी देखा है चित्र, फिर पुनः बना लेते हैं अपन, देखो ताकि अपने को अच्छा सा समझ में आ जाए। ये आपके कौन सा था, अभिदर्शक लेंस। ठीक है, ये इसके सम्मुख वस्तु थी आपके बी, ये आपके ए बी वस्तु थी। एक प्रकाश किरण तो क्या हुई थी, प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, तो वो सीधी की सीधी चली गई थी। इस प्रकार से आपके सीधी की सीधी चली गई थी। ये आपके कौन थी वस्तु, ए बी थी। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भी ले सकते हो, या आप प्रकाश किरण को, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर भी ले सकते हो, मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से होकर चली गई, ये दोनों इस जगह मिली, तो देखो आपके ए बी का प्रतिबिंब कहां बन जाता है, आपके ए डैश बी डैश पर बन जाता, जगह बन गया, देखो ए डैश बी डैश पर बना। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई। ठीक है, जितना फोकस इधर है उतना ही ये इधर ही रहेगा, क्योंकि दोनों ओर के माध्यम क्या है, समान है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लेंस है, तो ए बी का प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस द्वारा ए डैश बी डैश पर बनता है। लेकिन देखो यहां पर अपन नेत्र लेंस ले रहे हैं, देखो अपन ने यहां पर क्या ले रहे हैं, नेत्र लेंस ले रहे हैं। यहां पर देखो आप, अगर मैं इसको इधर उधर खिसकाता हूं तो ये इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना ये तो फिक्स रहेगा। जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, देखो इधर ले जाएंगे तो ये एफ पी यहां आ जाएगा, इसका फोकस यहां आ जाएगा। लेकिन जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब का बनता है, अनंत पर बन जाएगा, और जैसे अनंत पर बनेगा तो उसको अपन शांत नेत्र की स्थिति कहते हैं। तो इसके लिए ये वस्तुआ कार्य कर रही है, और ये वस्तु अगर फोकस पर आ जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। ये अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, और अनंत पर देखने के लिए अपन क्या कहेंगे, इसको शांत नेत्र की स्थिति हो जाएगी। तो चलो देखते हैं, शांत नेत्र की स्थिति हो जाएगी तो ये आपके नेत्र लेंस के लिए ये कहां होगा आपके, देखो फोकस पर बनेगा।
ये आपके नेत्र लेंस। ठीक है, ये नेत्र लेंस हो गया। और एक प्रकाश किरण तो क्या हुआ, देखो प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, बिना विचलित हुए सीधी चली गई, बिना विचलित हुए सीधी चली गई। और एक प्रकाश किरण क्या हुई, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, ये समांतर आपतित हुई। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। साहब तो ये फोकस से होकर चली, ये फोकस से होकर चली गई। तो देखो यहां पर ये यहां से ये इसका नेत्र लेंस का प्रकाशिक केंद्र था, और ये वस्तु कहां रहे, मान लिया जाए कि फोकस पर, इसके एफी पर। तो देखो एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, तो बिना विचलित हुए सीधी चली गई। एक समांतर आपतित हुई तो ये फोकस से होकर चली गई, क्योंकि जितना इधर होता है एफी उतना ही इधर भी होता है। तो देखो यहां पर ये वस्तु इसके देखो फोकस पर आ गई, तो प्रतिबिंब कहां बना, देखो क्योंकि ये समांतर किरणें हैं, चाहे इधर जाएगी तो भी अनंत पर मिलेगी। लेकिन अपन तो देख रहे हैं साहब, सूक्ष्मदर्शी में झांक झांक के देख रहे हैं, तो आप इधर से देखोगे तो देखो इधर कहीं नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये समांतर आ रही है, ये समांतर है, तो कहाँ मिलेगी, ये आपके पर मिलेगी। प्रकार से आप देखोगे तो कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ये अनंत पर, अनंत से आती हुई प्रतीत होगी, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। तो इसको शांत नेत्र की स्थिति कहेंगे। तो देखो यहां से यहां तक की जो आपकी दूरी थी, अभिदर्शक लेंस से वस्तु की जो दूरी थी, इसको तो अपन ने v0 लिखा था, लेकिन इसके लिए ये वस्तु है, और वस्तु की दूरी को अपन ने काय से लिखा था, u0 से ue से लिखा था। इसको काय से लिखा था, ue से। लेकिन ue कहाँ आ गया, देखो फोकस दूरी, फोकस पे आएगी वस्तु, तो ये क्या हो जाएगी, आपके फोकस के बराबर, इसकी नेत्र लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। तो केवल ue की जगह अपने को fe लिखना है, क्योंकि वस्तु फोकस पर आ गई, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, आपके अनंत पर। तो आपके क्या आ जाएगा, ue की जगह क्या आ जाएगी, ओनली fe देंगे, ue की जगह fe लिखेंगे। किसमें बोलो, समीकरण 3 से, बोलो समीकरण 3 से, बोलो समीकरण 3 से। 3 कहाँ है, ये देखो आपके, इसमें ue की जगह बस अपन fe लिख देंगे। ue की जगह अपन क्या लिखेंगे, इसमें समीकरण 3 में ue की जगह अपन क्या लिख देंगे, fe। तो माइनस v0 बटे u0 d बटे fe आ जाएगा। डायरेक्ट आपके क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, शांत नेत्र की स्थिति में आपके क्या आ जाएगा, v0 बटे m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस v0 बटे u0 इंटू क्या आ रहा है, d बटे fe आ जाएगा। यह आपके आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र आ जाएगा शांत नेत्र की स्थिति में। शांत नेत्र की स्थिति में यह आपके क्या आ जाएगा, बोलो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र आ जाएगा। अब देखो सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई, ठीक है, इसको आप चाहो तो एल अनंत भी लिख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो देखो दोनों लेंसों के बीच की दूरी को ही सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई कहते हैं। तो ये तो v0 है, क्योंकि इससे इसके लिए ये वस्तु कार्य कर रही है, और वस्तु की दूरी को v0 से लिखेंगे अभिदर्शक लेंस के लिए। और इसके लिए ये क्या है, बोलो वस्तु है, और वस्तु की दूरी को तो ue लिखा, और ue का मान क्या है, fe। तो क्या हो जाएगा, v0 प्लस fe हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, v0 प्लस fe। बहुत ही सिंपल सा था, ये आपके आ गया देखो आंसर। सूक्ष्मदर्शी संयुक्त या यौगिक या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना करनी थी, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और सेकंड जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अर्थात शांत नेत्र की स्थिति में अपन ने जो है सूक्ष्मदर्शी
ये आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना करी थी। चलो अब आवर्धन क्षमता बढ़ाने के उपाय, क्या क्या उपाय करके अपन आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो देखो अपन यहाँ पर लिख देते हैं आवर्धन क्षमता जो बढ़ाने के जो उपाय है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के उपाय। यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के उपाय या इसके तरीके क्या है, जिसके द्वारा अपन क्या करें, इसकी जो है आवर्धन क्षमता जो है बढ़ा सके साहब। आवर्धन क्षमता कौन कौन से तरीकों को अपनाकर जो है अपन बढ़ा सकते हैं, तो अपन देखते हैं। देखिए नंबर 1 आ जाता है आपके, तो देखो अपन आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र अपन ने ये निकाला था। देखो आपके आवर्धन क्षमता का जो सूत्र निकाला था अपन ने समीकरण 3 में ये निकाला। देखो V0 बटे U0 D बटे UI, V0 बटे U0 D बटे UI, अर्थात देखो V0 बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा। अगर अंश बड़ा है तो ऑलरेडी आवर्धन क्षमता क्या आ जाएगी, ज्यादा। क्योंकि अगर अपन इनको एक तरह से स्थिर मान ले तो देखो V0 का मान ज्यादा है, और V0 कौन है, आपकी प्रतिबिंब की दूरी। ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। V0 का मान अगर अधिक होगा तो आपके आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिक। ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो आवर्धन V0 का मान क्या होना चाहिए, आपके अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए V0 का मान अधिक होना चाहिए। लेकिन देखो यहां पर अपन ने कहा कि इसका मान अधिक हो, इसका मान अधिक हो, इसका मान ज्यादा होना चाहिए, तो ये ज्यादा दूर होना चाहिए इधर। तो देखो जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर होता है, फिर ये इधर आता है तो ये इधर बढ़ता है, फिर ये इधर आया ये इधर बढ़ा, फिर ये इधर आया और इधर बढ़ता है, अपन ने देखा था। तो देखो अगर आप फोकस पर वस्तु को रख देते हो तो प्रतिबिंब, ये वाला जो प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब बना वो अनंत पर चला जाएगा। लेकिन अनंत पर थोड़ी जाना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, अपने को एपी के पास रखना है, एपी पर नहीं रखना है। क्लियर है, तो इसके लिए वस्तु को क्या करना पड़ेगा, इसकी नेत्रिका लेंस, ये जो आपके अभिदर्शक लेंस है उसके एपी के क्या होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। एपी के क्या होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। इसका अर्थ तो ये हो जाएगा आपके, ठीक है। देखो इसको अपन ने एफ ओ लिखा है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी वो थी आपके। क्लियर है, तो F0 जो है इसके क्या होना चाहिए, समीप रखना पड़ेगा आपको। तो अपन यहां पर लिख देंगे आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए V0 का मान अधिक होना चाहिए, और V0 अधिक होने के लिए वस्तु को
वस्तु को एफ जीरो के, ठीक है, एफ जीरो ये बड़ा वाला एफ है, फोकस बिंदु वाला एफ है, एफ फोकस बिंदु के, वस्तु को फोकस बिंदु के समीप रखना चाहिए, रखना चाहिए, ठीक है। फोकस बिंदु के क्या होगा आपके, देखो समीप होगी, ठीक है। इस फोकस बिंदु के ये वस्तु समीप होगी तो ये इतना ही ज्यादा उधर बनेगा, लेकिन अनंत पर बन जाएगा तो मापोगे कैसे उसको, तो वो नहीं रखना है। तो एफ जीरो के क्या रखना चाहिए, समीप होना चाहिए। लेकिन देखो एफ जीरो के अगर समीप होगा तो इसका मान बढ़ जाएगा ना, इसका मान बढ़ जाएगा, इसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब इसका मान बढ़ जाएगा तो इसको समंजित करने के लिए, इसका स्पष्ट दृष्टि में चित्र बनाने के लिए इसको इधर खिसकाना पड़ेगा। तो इसको यानी कि कहने का अर्थ है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी अपने को बढ़ानी पड़ेगी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी अपने को क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। कैसे, देखो अभी अपन देखेंगे तब जाके पता चलेगा। यहां पर देखो अपन बी जीरो प्लस यूई, तो ये सिंपल सी बात है कि इसका मान अगर बढ़ाओगे तो वैसे ही पता चल रहा है कि सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई जो है अधिक करनी पड़ेगी। क्लियर है, सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई अधिक लेनी होगी। अपन ये बात भी लिख सकते हैं, चाहिए समीप रखनी चाहिए, अर्थात अर्थात सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई अधिक लेनी होगी, अधिक लेनी होगी। भाई अधिक लोगे तभी जाकर तो जो है आपके जो है आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। सूक्ष्मदर्शी जो नलिका की लंबाई है वो आपको अधिक से अधिक लेनी होगी, इसका आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, अपन ने आवर्धन क्षमता के लिए अपन ने देखो सूत्र देखा था, समीकरण 3 में ये आया था। तो देखो इसमें u0 बटे में आ रहा है, v0 ऊपर आया तो अपन कह रहे इसको ज्यादा लो, तो u0 बटे में आया तो इसको क्या लेना पड़ेगा, कम। u0 आप बटे में आ रहा है, भाग लग रहा है, तो देखो बड़े का भाग लगेगा तो उत्तर छोटा आएगा, सिंपल सी बात है। तो u0 बटे में आ रहा है तो u0 छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। u0 का मान कम होना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहां पर लिख देते हैं u0 का मान कम होना चाहिए, u0 का मान कम होना चाहिए। भाई u0 का मान कम होना चाहिए, और u0 तो क्या है बोलो, आपके u0 अगर आप देखोगे तो u0 है क्या है, देखो इस चित्र में देखो आपके ये u0, इसका मान कह रहे कम लेना पड़ेगा आपको। u0 का मान क्या लेना पड़ेगा आपको, कम। यानी कि देखो फोकस पर तो रख नहीं सकते, क्योंकि फोकस पे रखोगे तो ये अनंत पर बन जाएगा। यानी कि u0 का मान कम लेना है, इसका तात्पर्य है कि f0 के समीप रखना चाहिए इसको, ठीक है। f0 के क्या करना पड़ेगा, इसको आपको जो है समीप रखना पड़ेगा, f0 के जो है क्या करना पड़ेगा, इसको f0 से दूर ही रखा जाएगा, लेकिन कम होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। u0 का मान कम होना चाहिए, अर्थात वस्तु को f0 के समीप रखना होगा, ठीक है भाई। जब लेकिन देखो f0 के आप समीप रख रहे हो, f0 पे रखोगे तो वस्तु अनंत पर चली जाएगी, ठीक है। f0 के क्या रखना पड़ेगा, आपको समीप रखना पड़ेगा। इस बात को आपको u0 का मान कम होना चाहिए, अर्थात वस्तु को f0 के समीप
रखना होगा, फोकस बिंदु के समीप रखना पड़ेगा। तो भाई पहले ही अपन यहां भी लिख चुके हैं ये बात। तो V0 अधिक होने के लिए F0 के समीप रखना होगा, भाई समीप रख दिया, और क्या गढ़ेंगे उसमें? तो करें क्या भाई? भाई F0 का मान कम कर लो साहब। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि F0 के समीप रखो, भाई समीप रखो, समीप रखो तो, लेकिन F0 पर तो रख ही नहीं सकते, F0 के उधर नहीं जा सकते हैं, तो फिर करें क्या? भाई इसकी जो फोकस दूरी है, फोकस प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी होती, तो इसको ही कम कर लो ना, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि नेत्र लेंस, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी F0 का मान कम लेना होगा। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण गजब की बात है ये। ठीक है, F0 के समीप रखना होगा, यानी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी F0 का मान कम लेना होगा। इसका आपने को अच्छे से ध्यान रखना है कि F0 का मान कम फोकस दूरी आपको जो है लेनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट देखो ये आपके क्या आया, देखो आवर्धन क्षमता क्या आई, V0 बटे U0 D बाई यू ही आ गया, D बाई यू ही आ गया। ये आपकी क्या आई, देखो आवर्धन क्षमता। और देखो स्पष्ट दृष्टि की जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो उसमें भी आपके देखो यहां पर AP आ रहा बटे में, AP कहां आ रहा है? देखो बटे में, तो पुनः ये बटे में आ रहा है, तो ज्यादा का भाग लगेगा तो आपके उत्तर कम आएगा, आवर्धन क्षमता घट जाएगी। तो AP का मान कम होना चाहिए, अपन कह रहे AP का भी मान कम, और अभी कहा F0 का मान भी कम। देखो अपन ने यहां पर ध्यान दो इधर, ठीक है, अपन कह रहे कि भाई F0 का मान भी कम और आपके AP का मान भी कम, इसकी फोकस दूरी भी कम। लेकिन अगर इसकी फोकस दूरी अगर कम रखेंगे, तो ये प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होगा, तभी तो उल्टा सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, तभी तो सीधा उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको कम तो नहीं कर सकते, कम तो लो, लेकिन कहने का यह अर्थ है कि इसकी फोकस दूरी और इसकी फोकस दूरी का जो अंतर आ रहा है उसको कम करना पड़ेगा। दोनों की फोकस दूरियों का जो अंतर आ रहा है उसको अपने को कम लेना होगा, इसका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगली आ जाएगी नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी FE कम होनी चाहिए, अर्थात FE व F0 का अंतर कम होना चाहिए, दोनों का अंतर कम होना चाहिए। ज्यादा तो FE ही रहेगी, ध्यान रखना, लेकिन इन दोनों का अंतर यानी कि FE में से अगर F0 घटाएंगे तो ये अंतर जो आएगा वो क्या आना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए। दोनों का जो अंतर एक दूसरे में से घटाएं, मान लो देखो ये 11 है और ये आपके 10 है, तो ये 1 ही आ रहा है। अगर ये आपके 12 है और ये 10 आएगा तो ये 2 आ गया, देखो बढ़ गया। तो इन दोनों का अंतर कम ले लो आप,
ठीक है, ये दोनों का अंतर ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा हो गया। मान लो ये 14 आया और ये 10 आया, तो देखो 4 का अंतर आ गया, अंतर बढ़ गया। तो इन दोनों का ये जो अंतर आ रहा है, ये अंतर क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। अंतर जैसे कम होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आप सॉरी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आवर्धन क्षमता का मान क्या हो जाएगा, आपके बढ़ जाएगा। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ये आपके तीनों जो है स्थितियां थी जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी या आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो था, बहुत ही महत्वपूर्ण था प्यारे दोस्तों। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। मैंने आपके 2000 जो है जो इसका वार्षिक परीक्षा पेपर भी अपलोड कर रखा है मध्य प्रदेश बोर्ड वालों के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में, ठीक है, जिनके सपनों में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है, जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले में जो है आपको जो है हौसले भी होने चाहिए। आपको क्या, हौसले से उड़ान होती है। ठीक है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। ठीक है प्यारे दोस्तों, और आप जो है ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, फास्ट लर्न ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें फ्री वाले मटेरियल में अपन ने जो है सब कुछ अपलोड कर रखा है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षाओं के वीडियो भी मैंने जो है बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं। आप वहां पर जाकर भी जो है देख सकते हो। ठीक है, तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ठीक है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। देखो एक बाज भी उड़ता है और एक पक्षी भी उड़ते हैं। बाज जितनी ऊंचाई पर जाता है, पक्षी उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि बाज में बहुत ज्यादा हौसला होता है। तो आप जो है बिल्कुल अपने हौसलों को भी बुलंद करें। जब तक आप हौसले बुलंद नहीं करोगे, मैं ये कर सकता हूं, ये हौसला जब तक आप नहीं हो के पास नहीं होगा, तब तक आप जो है अपनी जो है मंजिलों को नहीं पकड़ पाओगे, छू नहीं पाओगे। ठीक है, आपको मंजिलें भी आपके पास लगने लगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले।